बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पुनरावृत्ति करा रही हूँ पाठ 19 आश्रम का अनुमानित व्यय। ये पाठ गांधी जी ने एक अनुमानित व्यय के आधार पर बनाया है कि एक आश्रम को बनाने में कितना खर्च आएगा, वहाँ कितने लोग रहने वाले हैं, एक एक आदमी का ब्यौरा बनाना, खर्च का निर्धारण करना ही एक अनुमानित व्यय का बजट जिसको कह सकते हैं, बनाने के लिए ये पाठ उन्होंने लिखा था। तो इसमें एक अनुमानित व्यय की बात की गई है कि एक अनुमान से खर्च कितना आएगा, वो थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो पाठ इसी भावना से लेकर लिखा गया है, जिसको कि मैं आपको पुनरावृत्ति कराने चल रही हूँ। तो मैं प्रारंभ करती हूँ। आरंभ में संस्था मतलब आश्रम में 40 लोग होंगे। पाठ की देखिए शुरुआत कैसे की गई है कि एक आश्रम का निर्माण किया जा रहा है और उस आश्रम में रहने वाले जो लोग होंगे वो लगभग 40 के आसपास होंगे। इस चीज को दिमाग में रखकर गांधी जी ने एक आश्रम का निर्धारण किया है, एक अनुमानित व्यय बनाने की कोशिश की है। तो उन्होंने पाठ की शुरुआत में ही लिखा है आश्रम का अनुमानित व्यय। आरंभ में संस्था में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि गांधी जी ने एक आश्रम के निर्माण की योजना बनाई, जिसमें उन्होंने ये माना कि वे 40 से 50 लोगों को रखेंगे। अर्थात कहने का क्या मतलब है, एक आश्रम का निर्माण और रहने वालों की संख्या जो है वो 40 लोग या 50 लोग, ऐसा मानकर उन्होंने एक अनुमानित व्यय बनाने की कोशिश की है, जो मैं आपको पढ़ा रही हूं। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना। अर्थात एक आश्रम बनाया गया है, मान लीजिए उसमें यह माना गया कि उस आश्रम में रहने वाले लोग कौन होंगे, 40 से 50 लोग। इसको आप मान के चलिए कि 40 से 50 लोग होंगे और 40 से 50 लोग होंगे। और साथ ही क्या है कि हर महीने उसमें 10 अतिथियों के आने की संभावना, और प्रत्येक महीने में 10 अतिथियों 10 जो है अतिथियों की संभावना। तो हो गया ये, मतलब या 40 से 50 होता है, 50 से 60 हो सकता है। इनमें 3 या 4 सपरिवार होंगे, यानी इनमें रहने वाले जो लोग होंगे 3 से 4 होंगे जो परिवार वाले होंगे। 3 से 4 लोग ऐसे होंगे, 3 से 4 लोग सपरिवार। देखिए आश्रम में रहने वालों की संख्या जोड़ी जा रही है, क्योंकि संख्या जोड़ने के बाद ही हम उसका अनुमानित खर्च निकाल सकते हैं। तो इन्होंने माना कि 3 से 4 जो लोग होंगे वे जो होंगे वो सपरिवार होंगे। इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सके, शेष एक साथ। यानी कि उस आश्रम को बनाने में हमें क्या करना होगा, ये ध्यान में लेके चलना होगा कि परिवार वाले लोग एक तरफ रहें और जो अन्य लोग हैं वो एक तरफ रहें। परिवार वाले में उनके माता पिता, भाई बहन, बच्चों, माता, कुछ भी हो सकते हैं। तो मतलब पारिवारिक लोगों के लिए एक तरफ स्थान बनाया जाएगा और जो अकेले रहने वाले लोग हैं उनके लिए एक तरफ स्थान बनाया जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए ये माना गया कि 3 रसोई घर। अब उन्होंने क्या माना कि इतने लोग हो गए, 40 से 50 लोग ये, 10 अतिथि और 3 लोग जिसमें परिवार वाले हैं।
तो उन्होंने माना क्या कि 3 रसोई घर बनाए जाएंगे, 3 रसोई घर, 3 जो बनेगा वो रसोई घर होगा। इतने लोगों पर 3 रसोई घर, क्योंकि एक रसोई घर में इतना कार्य संभव नहीं है, तो 3 रसोई घर किया जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने 3 रसोई घर यानी मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में होगा। यानी जो आश्रम का क्षेत्रफल होगा, आश्रम की लंबाई चौड़ाई, आश्रम की जो लंबाई चौड़ाई होगी वो कितनी होगी? वो होगी 50,000 वर्ग फुट, 50,000 वर्ग फुट। तो अब इतने बड़े क्षेत्रफल में रहने वाले कौन हो रहे हैं? 50 लोग, ये 10 ये 60 और 3 फैमिली वाले हैं लोग, परिवार वाले, तो प्लस उसमें और जोड़ लिया जाएगा। 60 के साथ साथ 20 और जोड़ लेंगे तो 70 हो गए, मान लीजिए एक अनुमानित। और उनके रहने का स्थान जो होगा वो इतना क्षेत्रफल उसकी आवश्यकता लग सकती है। तो अब इसमें रहने लायक क्या क्या चीजें बनानी है वो ध्यान में रखना है। 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो हम सब लोगों के लिए रहने लायक जगह सिद्ध हो जाएगी। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। 3 रसोई घर के साथ पुस्तकालय, यानी गांधी जी के आश्रम में पुस्तकालय ना हो ये संभव नहीं है, तो पुस्तकालय भी होनी चाहिए। पुस्तकालय जिसमें कम से कम 3,000 पुस्तकें रखी जा सके। ये आपकी हाइलाइट्स चीजों को मैं दिखा रही हूं, जो कि बिल्कुल ये मान के चलिए कि आपको ध्यान में रखकर चलने वाली चीजें हैं। तो ये आपको ध्यान में रखकर चलने वाली चीजों के बारे में मैं आपको बता रही हूं। 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय, अलमारियां होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ जमीन खेती करने के लिए चाहिए। अब जहां 50 से 100 के बीच रहने वाले लोग होंगे वहां खेती की जमीन भी होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है कि इतने लोगों के लिए अनाज खरीदना, बाहर से लाना तो खर्च बढ़ जाएगा, और अगर खेती की जमीन होगी तो उसी में रहने वाले लोगों से कार्य करा के इस खेती में अनाज उपजाया जा सकता है और आश्रम के लोगों के लिए खाने का जो साधन है वो जुटाया जा सकता है। तो इन्होंने माना कि कम से कम 5 एकड़ जो जमीन है वो कैसी हो? खेती के लायक हो। 5 एकड़, जमीन खेती की, 5 एकड़ जमीन जो है वो खेती के लिए होनी चाहिए। तो जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकें। इस 5 एकड़ जमीन में काम करने के लिए जो आश्रम में रहने वाले लोग हैं उन्हीं लोगों से काम कराया जाएगा। तो उन्हीं लोगों से काम कराया जाएगा तो कम से कम 30 लोग इसमें काम करेंगे। 5 एकड़ जमीन में काम करने वाले लोगों की संख्या कितनी होगी? 30 लोग। 30 लोग जो होंगे वो काम करने वाले होंगे, और इतने काम करने वाले लोग होंगे तो खेती के औजार भी चाहिए, क्योंकि 30 लोग किस तरह काम करेंगे? हाथ से तो सिर्फ कर नहीं सकते, तो हाथ से काम के अलावा हाथ के औजार भी चाहिए। तो इनके औजार की आवश्यकता लगेगी। खेती के लिए हल हुआ, बैल हुआ, जो भी चाहिए औजार, फावड़ा, कुदाल, औजार चाहिए। अब देखिए कैसे किसी चीज की संस्था का निर्माण करने के लिए, आश्रम बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। जब हम एक बजट बनाना शुरू करते हैं तो उस बजट को बनाने के साथ साथ हमें कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता लग सकती है
जैसे हम उसका बजट बनाते हैं, ठीक ऐसे ही गांधी जी ने आश्रम का बजट भी बनाया। तो 30 लोग कम से कम काम करने वाले लोग हैं। खेती के औजार चाहिए। अब क्या क्या औजार में क्या चाहिए? कुदालियाँ चाहिए, फावड़े चाहिए, खुरपों की जरूरत है। तो औजार चाहिए। औजार में क्या क्या होंगे? फावड़े, कुदाल और खुरपी। हल नहीं सही तो उसकी जगह ट्रैक्टर लगेगा। तो मेन हाथ के लिए तो जो चीजें चाहिए, फावड़े, कुदाल, खुरपी, डलिया वगैरह इत्यादि। अब जब इतने लोग हैं तो घर में टूट फूट और लकड़ी के काम भी जारी रहेंगे। कहीं अलमारियां, कहीं पलंग, कहीं कुर्सियां, कहीं मेज, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि बढ़ईगिरी के लिए भी कुछ औजार की जरूरत होगी। और इस आश्रम की स्थापना के लिए गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की और उसके प्रारंभिक सदस्यों और सामान आदि का विवरण इन्होंने पाठ में दिया कि कैसे उन्होंने उस आश्रम की स्थापना की। तो उन्होंने माना कि अगर बढ़ईगिरी की जरूरत होगी तो भी उसमें कुछ चीजों की आवश्यकता होगी। तो बढ़ईगिरी के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता होगी, मैं थोड़ा थोड़ा इसको रफ करती चलूंगी ताकि मैं आपको समझा सकूं। पाठ को समझने की आवश्यकता है। ये तो उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो मैं इसे रफ कर रही हूँ और फिर मैं आपको आगे के हिस्सों की जो चीजें हैं वो साथ साथ बोर्ड पर लिखती रहूंगी, तो आपको पाठ आसानी से याद हो जाएगा। पुनरावृत्ति सेशन है ये। पुनरावृत्ति सेशन में सिर्फ पठन पाठन से काम नहीं चलेगा। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ चीजें ध्यान में रख के चलनी होगी। अपनी पुस्तकों में रेखांकित करते चलिए ताकि आपको सब कुछ याद हो जाए। तो बढ़ईगिरी के लिए औजार कौन से चाहिए? तो बढ़ईगिरी के लिए चाहिए 5 बड़े हथौड़े, 5 बड़े हथौड़े, 5 बड़े हथौड़े, 3 बसुले, 3 बसुले। बसुले कहते हैं उसको जो लकड़ी छीलने का काम जिससे किया जाता है, उसे बसुला कहते हैं। 3 बसुले, 5 छोटी हथौड़ियां कील वगैरह ठोकने के लिए, 5 छोटी हथौड़ियां, चौकी बनानी है, कुर्सी बनानी है, उस सब की जरूरत लगेगी। हथौड़ियां, 2 एरन, एरन होता है जो सीधा करके नापने के लिए आता है। 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियां, 10 छोटी बड़ी छेनियां, 4 रंदे, रंदे घिसने के लिए लकड़ी, 1 सालनी। देखिए ये बढ़ईगिरी का सामान है। आपको किसी भी सामान का नाम देके पूछा जा सकता है कि ये काम किस काम में आता है। तो 1 सालनी, 4 केतिया, 4 केतिया, 4 छोटी बड़ी बेधनिया, 4 छोटी बड़ी बेधनिया, 4 आरियां, लकड़ी चीरने के लिए आरियां, 5 सड़ासियां, 20 रतल, 20 रतल कीले। कील तौलने की मात्रा है कि कील तौली कैसी आती। 20 रतल कीले, 1 मोंगरा ठोकने के लिए,
लकड़ी का हथौड़ा होता है, मोंगरा कहते हैं लकड़ी के हथौड़े को, और साथ ही साथ मोची के औजार, यानी कि ऐसे कामों के लिए मोची के औजार। तो ऐसे कामों के लिए भी, अर्थात कहने का मतलब कि अगर आश्रम की स्थापना हमें करनी है और आश्रम में हमें लोगों को रहने के लिए व्यवस्था बनानी है, तो जितने काम आश्रम के हैं उन आश्रम के कामों को भी हमें अपने हिसाब से ढालकर उन्हीं लोगों से करा लेना चाहिए, ताकि आश्रम के ऊपर जो खर्च है वो कम आए। खर्च कम आने का रास्ता यही है कि खेती का काम हम वहीं रहने वाले लोगों से कराएं, बढ़ईगिरी का काम हम वहीं रहने वाले लोगों से कराएं, और मोची का काम हम वहीं रहने वाले लोगों से कराएं, तो बाहरी खर्च हमारा जो है वो बच जाएगा। इसी तरह अगर हम एक संस्था बनाते हैं, एक स्कूल बनाते हैं, किसी घर में है जहाँ 10-20 लोगों को बाहर रखना है, तो हमें अधिकतर कामों को ये सोच के करना होगा कि जो काम यहाँ के लोगों से कराया जा सकता है उसको करा लें। उससे क्या है, खर्च को सीमित किया जा सकता है। खर्च को सीमित करने के जो साधन हैं वो यहाँ पर बताना जरूरी है, क्योंकि एक हम अनुमानित ही बता रहे हैं, फिर भी हमें ये पता होना चाहिए कि किन किन चीज़ों पर हमें खर्च आएगा और उनमें से कौन से खर्च ऐसे हैं जो हम वहाँ के रहने वाले लोगों से करा सकते हैं। तो इस आधार पर देखा जाएगा तो हमारा एक खर्च भी निकल आएगा और सीमित भी होगा, उसे हम अतिरिक्त खर्च में नहीं जोड़ सकते। तो ये सारी चीज़ें भी आवश्यक हैं। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी, तो मैं इसको भी थोड़ा रब करूंगी, क्योंकि ये तो आपको जो सामान थे उनकी मैंने एक लिस्ट की तरह बना के बता दिया कि इतने सामानों की जरूरत हमें एक आश्रम में बढ़ईगिरी के लिए लगेगी। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अब आगे देखा जाता है कि क्या क्या होता है। अब उन्होंने कहा कि मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपए खर्च आएगा। अब देखिए बच्चों, जिस जमाने की बात ये गांधी जी कर रहे हैं उस जमाने के हिसाब से इन्होंने अनुमानित खर्च लगाया है। आज के दौर की ये बात नहीं है। आपको सुनकर बहुत हंसी आ रही होगी कि 5 रुपए में इतनी सारी व्यवस्था, तो आजकल तो बहुत कठिन काम है। तो ये उस जमाने की बात थी। उस जमाने में चीज़ें सस्ती होती थी, रुपए की कीमत बहुत थी। आज धीरे धीरे स्थिति बढ़ती जा रही है, रुपए की कीमत घटती जा रही है, सामान के दाम बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई अपने चरम पर है। तो उन्होंने अपने उस अनुमान से बताया कि इतने सब चीज़ों पर कितना खर्च आएगा, 5 रुपए खर्च आएगा। अब उन्होंने मान लिया कि ये 5 रुपए का खर्च है। अभी तक का समस्त खर्च, अभी तक का समस्त खर्च, तो अभी तक का समस्त खर्च उन्होंने बता दिया 5 रुपए, ये बना लिया। अब रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपए खर्च आएंगे। अब उन्होंने बनाया कि रसोई अगर घर में इतने लोगों की बन रही है तो क्या क्या चीजें चाहिए होंगे, चूल्हा चाहिए होगा, बर्तन चाहिए होगा, राशन का सामान चाहिए होगा, उसको हर प्रकार के बनाने के बर्तन चाहिए, खाने पीने के बर्तन चाहिए, तो रसोई के सामान में आ जाएंगे। तो इन्होंने माना कि रसोई के सामान के लिए 150 रुपए। रसोई के सामान के लिए 150 रुपए खर्च। अब इन्होंने क्या देखा आगे क्या होता है। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। अब उन्होंने माना कि अगर स्टेशन दूर है, वहां से आश्रम में आने जाने वाले लोग होंगे, तो उनके लिए कोई साधन की भी आवश्यकता होगी, और साधन की आवश्यकता के लिए उस जमाने में जो सबसे सरल साधन होता था वो बैलगाड़ी का साधन होता था। तो बैल चाहिए, साथ में उसके पीछे की गाड़ी चाहिए जिसपे सामान रखकर या मनुष्य बैठकर जाते हैं, तो बैलगाड़ी चाहिए। तो उन्होंने माना कि स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए।
मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। फिर इन्होंने लगाया खाने का खर्च 10 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह। तो इस तरीके से खर्च निकाला गया। अब ये 10 रुपये जितने लोग हैं उनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा करके हम हर व्यक्ति पर आने वाला खर्च निकाल लेंगे। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। अब उन्हें लगा कि जिस समय हम आश्रम का निर्माण करेंगे, अगर उस समय हम ये खर्च निकालना चाहेंगे तो संभवतः ये खर्च नहीं निकल पाएगा। लेकिन अगर हम बाद में इस खर्च को निकालना चाहेंगे तो हमारा खर्च धीरे धीरे सीमित होने लगेगा। प्रारंभ में चीज़ें बनाने पर पहले महीने में खर्च ज़्यादा आएगा क्योंकि हम बाहर से चीज़ें खरीदेंगे। फिर अगले महीने में उन चीज़ों का जो खर्च है वो कम हो जाएगा, तो और हमारे खर्च बाकी जो चीज़ें बनानी होंगी वो सस्ती पड़ने लगेंगी। तो सिर्फ कच्चा माल जो हमें लाना होगा, उसके अलावा कोई भी चीज़ औजार के रूप में, चीज़ों के रूप में हमें खरीदनी नहीं है, तो वो खर्च जो है धीरे धीरे ऋणात्मक चले जाएंगे, माइनस होते चले जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारे जो खर्च है अगले महीने में उससे कम, फिर हमारा सीमित खर्च हो जाएगा एक अनुमान से कि खाने पर इतना, और टूट फूट की चीज़ों को हम खुद बनाएंगे। तो ऐसे करके हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ वास्तव में कितना खर्च आ सकता है। तो उन्होंने ये भी कहा, फिर कहा कि वर्ष के औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। और उन्होंने माना कि प्रतिवर्ष में औसतन 50 लोगों पर 6,000 रुपये खर्च आएगा। ये हो गया। तो ये खर्च आएगा। फिर मुझे मालूम हुआ है कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। पहले लोगों को लगा कि अहमदाबाद में 1 वर्ष तक ये खर्च किया जाएगा, देखा जाएगा कि इस पे कितना खर्च आता है, कैसे उठाया जा सकता है, कितना खर्च है, कितनी बचत है, कितनी आय है, कितना व्यय है, आय व्यय का ब्यौरा बनाया जाएगा। तो यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। अब जब लोगों को ये लगा कि ये अनुमान से इस संस्था की स्थापना अहमदाबाद में की जाए, तो अब लोगों ने ये माना तो फिर ये खर्च भी अहमदाबाद को उठाना चाहिए। हर तरह से गांधी जी ने ये सोचकर व्यवस्था की कि खर्च को कैसे भी सीमित किया जाए। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी जमीन और मकान सभी दे दे, तो बाकी खर्च मैं कहीं और से दूसरी तरह जुटा लूँगा। अब उनका मानना यह था कि अगर अहमदाबाद में सरकार उन्हें जमीन और मकान, यानी एक जमीन दे दे, उस पर बना हुआ मकान दे दे, या मकान बनवा के दे दे, तो ऐसे में जो खर्च आएगा वो खर्च हम आसानी से उठा सकते हैं। तो इनका मानना था कि जमीन और मकान वो दे दें, तो बाकी खर्च जो है गांधी जी कहीं न कहीं से ले लेंगे और व्यवस्था बना लेंगे, इतने लोगों को लगाकर आश्रम का निर्माण कर लेंगे। तो बाकी खर्च मैं कहीं और से दूसरी तरह जुटा लूँगा। अब चूंकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। अब उन्होंने लगा कि अगर अहमदाबाद पूरी तरह संस्था को चलाने का काम जिम्मा लेना चाहता है तो कुछ ऐसा करे कि अगर ज़मीन और मकान होने के बाद कुछ दिनों का खर्च वो उठाए और उठाकर देखे कि कितना खर्च आता है,
तो वास्तव में अहमदाबाद को ही ये कार्य करना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार न हो तो ऊपर बताए गए खाने का खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर अहमदाबाद के जो लोग हैं अगर इस खर्च को नहीं उठाना चाहते हैं तो फिर जो खर्च खाने का आया है, खाने का खर्च आया था 1 वर्ष प्रति लोगों पर, जो पीछे वाले मैंने उसमें लिखा था, जो मैंने रब कर दिया था कि प्रतिवर्ष जो खाने का जो खर्च आएगा वो अलग होगा। तो इन्होंने कहा कि अगर इस तरीके से करे तो भी खर्च उठाया जा सकता है। उठाने को तैयार न हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। चूंकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया, अब उन्होंने माना कि खर्च का यह अनुमान जो है बिल्कुल जल्दी में बनाया गया है, तो हो सकता है कुछ चीजें कम या ज्यादा भी हो जाएं। इंतजाम कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने खर्च का अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए संभवतः ये कम या ज्यादा भी हो सकता है, या कुछ मदे कुछ चीजों पर जो खर्च आवश्यक खर्च हो वो छूट गया हो, मदे छूट गई हो। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवाय मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर मैं आश्रम का निर्माण करना चाहता हूँ उस स्थान विशेष के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, और अगर बहुत जानकारी नहीं है तो ऐसी स्थिति में मुझे जो है उस जगह के बारे में पता न होने से कुछ खर्चे या कम ज़्यादा हो सकती हैं या छूटी हो सकती हैं, जिसे मैं बाद में उसमें मिलाकर करूं, तो खर्च में भी कुछ अंतर आ सकता है। तो कुछ मदे छूट गई हों। अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं। फिर गांधी जी ने कहा कि संभवतः अगर मैं ये मानूं कि मैंने एक अनुमानित खर्च निकाला है तो ये आवश्यक नहीं है कि वो अनुमानित खर्च बिल्कुल सही निकले। ये एक तरीके से अनुमानित खर्च होता, काल्पनिक। मैंने एक अंदाज लगा एक एक चीज पे होने वाले खर्च को निकाला है और बनाया। उसमें कभी हो सकता है कि कोई मद कम खर्च हो तो कोई में ज्यादा हो जाए। तो कुल मिलाकर जो है संतुलन कहीं ना कहीं से जोड़ लिया जाता है। यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस तरह होगा: किराया बंगला और खेत की जमीन। अब उन्होंने मनाया कि कौन कौन सी चीजें हमको लग सकती हैं, किन किन चीजों पर हम अनुमान लगाए जा सकते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में भी उन्होंने देखा कि किराया बंगला और खेत की जमीन, किताबों की अलमारियों का खर्च और बढ़ई के औजार का खर्च, मोची के औजार का खर्च। तो ये सब छोटी मोटी चीजों का जो खर्च है उस पे भी एक अंदाजा उन्होंने लगाया कि ये सब खर्च हो। उसके अलावा चौके के सामान का खर्च, एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी जो बनाएंगे जिसको कि हम आने जाने के लिए बनाए हैं उसका खर्च, 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च जो 6000 रुपया पीछे मैंने बोर्ड पे भी लिखा है, तो एक खर्च। तो एक ये मोटे तौर पर जो खर्च का होता है एक हम चार्ट बना लेते हैं। जैसे हमारे घर में एक खर्च है, महीने में होने वाली आय कितनी है, हमारे पिता की या हमारे घर के मुख्य मालिक की आय कितनी है और कितना खर्च उस पर आएगा। हम उस आय में से उसको निकालेंगे कि हाँ, अगर 10,000 रुपया महीना कमा रहे हैं तो 500 रुपये मकान का खर्चा, 500 रुपये सब्जी का खर्चा, 500 रुपये बच्चों की फीस, 500 रुपया बिजली का बिल, ऐसे ऐसे करके हम उसमें एक एक चीज रखेंगे। सब्जी के खर्च का अगर हमने 500 रुपया है, हो सकता है कि हमें किसी दिन 2 सब्जी बनानी पड़े और किसी दिन एक भी ना बनानी पड़े या एक बनानी पड़े, तो वो अनुमानित एक रखा जाता है कल्पना से। उसमें कोई चीज 19 हो सकती है, कोई चीज 20 हो सकती है, अर्थात कुछ कम या कुछ ज्यादा भी हो सकती है। इसी को कहते हैं एक अनुमानित खर्च। मेरा ख्याल है कि हमें लोहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी जरूरत होगी। राजमिस्त्री कहते हैं मकान बनाने वाले को, राज मिस्त्री, मकान बनाने वाले कारीगर, इनको हम कहते हैं राजमिस्त्री। तो इन्होंने बताया कि राजमिस्त्री की भी जरूरत लग सकती है।
दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, राजमिस्त्री चाहिए तो बहुत सारे औजार भी चाहिए। फिर इसके अलावा किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी खर्च का शामिल नहीं किया। अब उन्होंने कहा कि मैंने ये खर्च इसमें बिल्कुल शामिल नहीं किया है। शिक्षण के सामान में 5-6 देसी हथकरघों की आवश्यकता हो सकती है। यदि वहाँ रहने वाले लोगों को कोई भी प्रशिक्षण देना है तो उन प्रशिक्षण के लिए भी चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो उन्होंने माना कि अगर हम उन्हें हथकरघा उद्योग के रूप में तैयार करेंगे तो हथकरघे की भी ज़रूरत होगी, इस तरह से उसका भी खर्च होगा। तो इन्होंने एक अनुमानित खर्च बना करके ये दिखा दिया है कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए अगर हमें उसका एक अनुमानित ब्यौरा बना लेंगे तो हमें वो संस्था चलाना आसानी से आ जाएगी। तो गांधी जी ने एक आश्रम के निर्माण के माध्यम से हमें और आपको भी ये सिखाया है कि किसी भी चीज़ की आय और व्यय का ब्यौरा अगर बना लिया जाता है तो हम सीमित साधनों में भी खर्च चला सकते हैं। तो आप भी अपने घर के आय और व्यय जो हो रहा है उसका एक ब्यौरा बनाइए, तो देखिए बचत भी होगी और खर्च भी आसानी से निकल आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। पाठ बहुत छोटा है और अच्छा है, इससे एक नई सीख मिलती है आय और व्यय के खर्चे को बनाने की। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।